अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। आर के अपार्टमेंट। रेखा जमीन पर घुटने पर बैठी थी। उसके सामने वही शख्स बैठा था जिसने संजय माथुर के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। रेखा ने अपने सामने बैठे हुए इंसान को डरते डरते देखा तो उसके चेहरे पर मास्क था। उंगलियों में अलग किस्म के अंगूठी चमक रही थी। वह ब्लैक कलर के सिंगल सोफे पर बैठे हुए रेखा को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें उस बार में काव्यांश पर नज़र रखने के लिए भेजा था, उसके साथ प्यार की दास्तान लिखने के लिए नहीं भेजा था। उस आदमी की बातों से पता चल रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में है। रेखा ने अपनी नज़रें नीचे किए हुए सामने बैठे शख्स से कहा, आर के सर, आपने तो ही कहा था कि वह आपकी बेटी के सिवा किसी को नहीं देखता, लेकिन आज उसने मेरे प्यार को सबके सामने एक्सेप्ट किया है। मैं पिछले 2 महीने से आपका ही तो काम कर रही हूँ, उस पर नज़र रख रही हूँ, उसके पास किसी लड़की को जाने नहीं दे रही हूँ। मैं उसे सच में प्यार नहीं करती, मैंने सिर्फ आपके भरोसे को आजमाने के लिए उससे प्यार का इजहार किया था, लेकिन देखिए ना, वह तो धोखेबाज निकला। उस अंधेरे कमरे में आरके की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि काव्यांश उसके बेटी को धोखा दे। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, तुमने जो नाटक शुरू किया है उसे कंटिन्यू करते रहो, मैं भी देखना चाहता हूँ वह कितना नीचे गिरता है। उसके नीचे गिरने की कितनी हद है। उसने मेरी बेटी को अगर धोखा दिया ना तो अपने बाप की तरह वह भी मारेगा। जिस तरह मैंने मानव माथुर और साक्षी माथुर को रास्ते से हटाया है, ना उसे भी हटा दूंगा। इतना कहकर उसे आदमी ने रेखा की तरफ नोटों की गड्डी उछालते हुए कहा, जाए यहाँ से और तब तक यहाँ वापस मत आना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, और जैसा करती आ रही हो वैसा करती जाओ, समझ में आया तुम्हें? रेखा ने सिर झुकाए हुए कहा, ओके साहब। इतना कहकर वह उस अपार्टमेंट से बाहर चली गई। उसने अपार्टमेंट से निकलकर गहरी सांस ली। उसे उस मास्क वाले आदमी से वहशत महसूस हो रही थी। आर के सोफे से उठकर एक रूम में गया जहां मानव माथुर, संजय माथुर, साक्षी माथुर, मीनल माथुर की फोटो लगी थी। मानव माथुर और साक्षी माथुर की फोटो पर रेड मार्कर से क्रॉस किया गया था। आर के ने उसे बोर्ड पर एक और फोटो ऐड कर दिए और वह फोटो थी काव्यांश की। आर के काव्यांश की फोटो को देखते हुए कहा, तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुमने सच में मेरी बेटी को धोखा दिया है। अगर मुझे पता चल गया कि तुम सच में उसे चीट कर रहे हो ना, तो तुम्हारे बाप के पास तुम्हें पहुंचाने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर आर के उस कमरे से बाहर चला गया। यूनिवर्सिटी क्लास। कियारा मनन का क्लास अटेंड कर रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वह घर भी नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि आजकल मिस्टर राजपूत को उसकी शादी कराने का भूत चढ़ा है। वो इस बार विराज से भी हेल्प नहीं ले सकती, क्योंकि विराज, उसके दादू दादी सभी चाहते थे कि वह शादी कर लें। इस बार विराज भी मजबूर था, क्योंकि दादू ने उसे सख्त मना किया था कि वो कियारा की हेल्प नहीं करेगा। कियारा टिश्यू पेपर से बार बार अपने नाक को साफ कर रही थी। बार बार नाक साफ करने से कियारा की नाक बिल्कुल रेड हो गई थी। वो कंटिन्यू छींक भी रही थी। रणधीर कियारा को बिना पल के झपकाए देख रहा था। मनन रणधीर को कियारा को देखते देख लिया था। उसका दिल चाह रहा था कि वो रणधीर उसी जगह गाड़ दे, लेकिन वह मजबूर था। मनन दोबारा से अपना लेक्चर स्टार्ट कर चुका था कि तभी उसे अपने बैक पर कुछ लगते हुए महसूस हुआ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक पेपर का प्लेन गिरा था। उसने जब सामने देखा तो कियारा भी पेपर को ओपन कर रही था। बड़ी ही उसे लगा कि यह हरकत कियारा ने की है। कियारा खामोशी से बैठी उस पेपर को खोल ही रही थी कि मनन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, यू स्टैंड अप। मनन के इस तरह चिल्लाने से सभी क्लास के स्टूडेंट डर गए। कियारा मनन को देखने लगी तो मनन ने कियारा को देखते हुए कहा, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ मिस कियारा, स्टैंड अप। कियारा को समझ में नहीं आया कि उसने किया क्या है।
जो मनन उस पर ऐसे चिल्ला रहा है। कियारा हिम्मत करते हुए खड़ी हो गई। मनन कियारा को देखते हुए कहा, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आपको मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्हीं सब फालतू हरकतों से पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। बैग उठाए और निकल जाए मेरी क्लास से, और एक हफ्ते तक मेरे क्लास में आने की जरूरत नहीं है। कियारा हैरानी से मनन को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस गलती की सजा मिल रही थी। मनन उसकी सबके सामने बेइज्जती कर रहा था। कियारा चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई, या वह आज कुछ बोलना ही नहीं चाहती थे। उसके चेहरे से थकावट साफ पता चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू था। आज से पहले किसी प्रोफेसर ने उसकी इस तरह क्लास में बेइज्जती नहीं की थी, जिस तरह मनन बेइज्जती कर रहा था। कियारा बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर क्लास से बाहर चली गई। रणबीर अपने लेडी बॉस के बिहेवियर से हैरान था। उसकी लेडी बॉस तो चुप रहने वालों में से नहीं थी, बल्कि चुप कराने वालों में से थी। तो आज इतनी खामोश क्यों थी? रणधीर अपनी चेयर से उठकर मनन को देखते हुए कहा, प्रोफेसर, पेपर कियारा ने नहीं बल्कि निक ने फेंका था। निक वही लड़का था जिसने कियारा को बास्केटबॉल मैच का चैलेंज दिया था। रणबीर की बात सुनकर मनन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने निक को देखते हुए कहा, क्लास खत्म होते हुए तुम मेरे कैबिन में आओ, आजकल तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। निक ने अपनी नजरें नीचे कर ली। मनन कियारा से मिलना चाहता था, लेकिन वो क्लास छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने दोबारा से अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया। उदयपुर। कांची की जब आंख खुली तो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू उसे जानी पहचानी लगी। वह तो उस खुशबू को हजारों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा था। उसकी आंखों के सामने काव्यांश का चेहरा था, जिसकी बड़ी बड़ी पलकें इस वक्त नीचे की तरफ झुकी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वो काव्यांश की बाहों में सोई है। उसने जब उठने की कोशिश की तो उसकी नज़र रूम पर पड़ी तो वह शॉक्ड हो गई। वो उसी तरह लेटी रही। उसे एहसास हुआ कि वह अपने हॉस्पिटल के रूम में नहीं बल्कि एक खूबसूरत से बेडरूम में है। वह बेडरूम गोल्डन और वाइट थीम में डिज़ाइन किया गया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसे रूम में चारों तरफ पिंक और ब्लू कलर के बैलून से डेकोरेशन हुई थी। सामने दो बड़ी बड़ी बेबी की पोर्ट्रेट लगी थी। ये सब देखकर कांची के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई लेकिन फिर उसके माइंड में कुछ ट्रिगर हुआ। वो ट्रिगर होते ही कांची के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने अपनी कमर पर से काव्यांश के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे। आप कब आए यहाँ पर? निधि और डैड कहाँ पर है? काव्यांश, जो अभी अभी सोया था, अपनी आंखों को हल्का सा खोलते हुए कहा, जानम, बाद में बात करते हैं ना, अभी नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कितने दिन बाद मुझे सुकून की नींद मिल रही है। इतना कहकर वह कांची को अपने और करीब कर कांची को खुद में भींच कर सोने लगा। काव्यांश के इतने करीब होने से कांची को काव्यांश से बहुत ही ज्यादा परफ्यूम की खुशबू आने लगी, जिससे उसे वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगा। उसने अपने चेहरे को काव्यांश के सीने से दूर करने की कोशिश करते हुए काव्यांश से कहा, काव्यांश छोड़े, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। कांची ने इतना ही कहा था कि काव्यांश जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गया। उसने कांची को अपनी बाहों में लेते हुए बाथरूम के पास जाकर कांची को बेसिन के पास खड़ा करते हुए कहा, करो उल्टी। कांची काव्यांश को घूरने लगी। काव्यांश कांची को प्यार से देखते हुए कहा, जानम, मुझे पता है तुम मुझे 2 महीने बाद देख रही हो, इसलिए ऐसे बाद में देखना, पहले उल्टी कर लो। कांची ने मुंह बनाते हुए कहा, अब नहीं आ रही है। काव्यांश कांची को घूरते हुए कहा, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। कांची ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। वह आपके परफ्यूम की स्मेल से मुझे वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगा था। अब ठीक है। कांची को इस तरह चिढ़ते देखकर काव्यांश ने कांची से कहा, तुम चिढ़ क्यों रही हो?
मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। कांची ने जैसे ही बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, काव्यांश दोबारा से कांची को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है, इसलिए तुम अपने पैरों पर चलकर कहीं भी आओ जाओगी नहीं, समझी तुम? तुम्हें जहां भी जाना है मुझसे कहना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कांची की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर काव्यांश को देखने लगी। काव्यांश कांची को बेड पर बैठते हुए कांची के सामने बैठे हुए कहा, मानता हूँ जानम कि मैं पहले से ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव हो गया हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे इस तरह घूरकर नजर लगाओगी। कांची अपनी नजरें काव्यांश की तरफ से हटाते हुए सामने लगी बेबी फोटोज को देखते हुए काव्यांश से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काव्यांश के होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी जानम आज भी उसे आप कहकर बुला रही थी। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ अपने होने वाले बच्चों की माँ से मिलने आया हूँ। 2 महीने से मैंने उसे देखा नहीं था तो मेरा ये बदतमीज दिल जोरों से धड़क रहा था और सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, जानम। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिल को थोड़ा सा शांत किया जाए, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। कांची अपनी आंखें छोटी कर काव्यांश को घूरते हुए कहा, क्यों वह नाचने वाली आपको वह सुकून नहीं दे पाई जो मैं नहीं दे पा रही थी? काव्यांश कांची के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मेरी जानम को जलन हो रही है। कांची काव्यांश के हाथ को हटाकर काव्यांश को घूरते हुए कहा, जले मेरी जूती। आपने तो उसके प्यार को पूरे बार के सामने एक्सेप्ट कर लिया था ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए उससे शादी कीजिए, वह आपको बीवी के प्यार के साथ साथ बच्चे भी पैदा करके दे देगी। काव्यांश ने अपने हाथ को कांची के पेट पर रख दिया तो कांची को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ठंडे बर्फ के पानी में धक्का दे दिया है। वह बर्फ की तरह जम गई। काव्यांश ने मोहब्बत भरी नजरों से कांची को देखते हुए कहा, पर मुझे ये बच्चे चाहिए। जानम, इतना गुस्सा नहीं करते वरना मेरे बच्चे भी तुम्हारी तरह गुस्सैल पैदा होंगे। कांची की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरानी से काव्यांश को देख रही थी। उसे लगा था कि काव्यांश जब उसे मिलेगा तो उसे टॉर्चर करेगा, उसे परेशान करेगा, उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन ये काव्यांश तो बिल्कुल अलग था। काव्यांश काशी के हाथ को पकड़कर कांची के पेट पर रखते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो जानम? क्या तुम अबॉर्शन करवाना चाहती हो? ये चोट कैसे लगी है जानम? काव्यांश का सवाल से कांची की खौफ पैदा हो गया। वह हल्का हल्का कांपने लगी थी। काव्यांश कांची के पीछे बेड पर बैठकर बेड क्राउन से टेक लगाकर कांची को अपनी गोद में लेकर कांची के सिर को अपने ब्रॉड चेस्ट पर रखकर अपने हाथों को कांची के चारों तरफ लपेटकर कांची से कहा, डरो मत जानम, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम हमारे बच्चों का अबॉर्शन करवाओ, तुम जो चाहती हो वही होगा। बताओ ना, तुम्हारे पेट में ये चोट कैसे लगी है? कांची काव्यांश के हाथ को जो उसके पेट पर था उसे कसकर पकड़ते हुए अपने कांपते होंठ से कहा, संजय माथुर ने किक मारी थी। जब मुझे 1 महीने कैद में रखा था तो वो मुझे रोज टॉर्चर करते थे। जब भी उन्हें किसी बात का गुस्सा होता था वो मुझ पर आकर उतारते थे, और एक दिन उन्होंने मुझे अपने पैरों से मेरे पेट में जोरदार किक मारी जिससे मेरे मुंह से खून भी आया था। मैं 1 साल बाद कोमा से वापस आई थी तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि मैं कभी मां नहीं बनूंगी क्योंकि चोट लगने की वजह से मेरी कोख जख्मी हो गई है। कांची काम पर रही थी। काव्यांश ने कांची को खुद में भींचते हुए कहा, जानम भूल जाओ, सब कुछ अतीत हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं देते हैं। कांची अपने हाथों को काव्यांश की कमर के चारों तरफ लपेटकर काव्यांश से कहा, मैं बच्चों को अबॉर्ट नहीं करना चाहती काव्यांश, मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि अगर मैं अपने बच्चों को कैरी करती भी हूँ तो डिलीवरी के टाइम वह किसी एक को बचा पाएगी। मैंने सोचा था कि माँ की मौत का बदला लेने के बाद मैं खुद को खत्म कर दूंगी, लेकिन अब मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ। काव्यांश इस वक्त खुद को बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। काव्यांश ने कांची को गले लगे हुए कहा,
कुछ नहीं होगा जानम, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मौत को तुम्हारे करीब आने से पहले मुझसे टकराना होगा। जानम मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस बच्चे को कैरी करो, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सोचे तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। हम दूसरा बेबी प्लान कर लेंगे। इस तरह खुद को खतरे में डालकर बेबी को कैरी करना खुद की जान के साथ खेलने जैसा होगा। कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी आप यही कहेंगे, क्योंकि अब आपको कोई और मिल गया है जो आपको प्यार भी दे सकती है, हर बच्चा भी। मैं आपको नहीं रोकूंगी काव्यांश। यह आपकी जिंदगी है काव्यांश, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच हस्बैंड वाइफ का नाम का रिश्ता है। मेरे दिल में आपके लिए कोई एहसास नहीं है। 2 महीने बाद आपको देखने के बाद पता चल रहा है कि आपके दिल में मेरे लिए जो भी एहसास से वह खत्म हो चुके हैं। मैं नहीं जानती आप यहाँ क्यों आए हैं। शायद आप भी मुझसे यही कहने आए थे कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, लेकिन मेरा आखिरी फैसला यही है कि मैं अपने बच्चों किसी कीमत पर एबॉर्ट नहीं करने वाली। इतना कहकर कांची काव्यांश से दूर हो गई। कांची की बातें काव्यांश को चुभ रही थी। उसे गुस्सा आ गया। उसने कांची को देखते हुए कहा, तुमने सही कहा जानम, रेखा मुझे प्यार और बच्चा दोनों दे सकती है, लेकिन तुम्हारे कोख में भी मेरा ही बेबी है। तुम हमारे बेबी कैरी करना चाहती हो तो जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे, तुमने भी मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं तुम्हें भूलकर 3 महीने बाद रेखा से शादी करूंगा। कांची की आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों में काव्यांश के लिए बेयकीनी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन वह आंसू बाहर नहीं आए। उसे लगा नहीं था कि काव्यांश कुछ ऐसा कहेगा। काव्यांश पहले वाली टोन में आते हुए कहा, जानम मैं तुमसे यहाँ यही बताने आया था कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रेखा से शादी भी करूंगा। तुम दोनों एक ही घर में रहोगे। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा इसी घर में अपने सौतन के साथ, वरना मजबूरन मुझे वह करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता। समझ में आए आ जानम? कांची ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ काव्यांश से कहा, मेरे साथ हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। अपनी यह भीख अपने पास रखिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। काव्यांश को कांची की भीख वाली बात पर गुस्से से मुट्ठी भींच ली। अगर कांची प्रेग्नेंट नहीं होती तो वह जोरदार था, पर उसके गाल पर जरूर लगाता। वो उसके प्यार केयर को भीख का नाम दे रही है। कांची ने काव्यांश की आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तुम दूसरी शादी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? काव्यांश ने बीच में ही कहा, मैं तुम्हें करने दूंगा तब तुम करोगी ना। तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। कांची काव्यांश को देखते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी। तुम 4 लेकर घूम सकते हो और मैं 1 नहीं लेकर घूम सकती। काव्यांश ने गुस्से से कहा, नहीं तुम 1 क्या, तुम आधा भी लेकर नहीं घूम सकती। मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ जानम। मैं 4 लेकर घूमूं या 12 लेकर घूमूं, नन ऑफ योर बिजनेस जानम। कांची गुस्से से कुछ कहती कि तभी डोर पर नॉक हुआ। काव्यांश ने सीरियस आवाज में कहा, कम इन। मेजर राम और निधि दोनों ही अंदर आए। निधि के हाथों में खाने की ट्रे थी। मेजर राम अपनी बेटी के पास आकर अपनी बेटी के पास बैठते हुए उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, कैसी हो लाडो? कांची ने मेजर राम को गले लगते हुए प्यार से कहा, मैं ठीक हूँ डैड, आप कहाँ थे? मेजर राम कुछ बोलते उससे पहले निधि ने कहा, तुम आराम कर रही थी तो मैं और डैड चेस खेल रहे थे। मेजर राम ने अपनी बेटी के फोरहेड को चूमते हुए कहा, लाडो पिछले कुछ महीनों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आप उसे भूल जाएं और काव्यांश के साथ अपनी जिंदगी के एक नई शुरुआत करें। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करने वाला हस्बैंड हर किसी की किस्मत में नहीं होता। आप बहुत किस्मत वाली है जो आपको काव्यांश जैसा हमसफर मिला।
वो आपकी इतनी केयर करते हैं, हर वक्त आपके साथ रहते हैं। हर वक्त साथ रहने वाला हस्बैंड किस्मत वालों को मिलता है लाडो। आप हमें देख लीजिए, हम कभी आपकी मामा को टाइम नहीं दे पाए क्योंकि हमारा काम ही ऐसा था कि हमें अपनी ड्यूटी से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन काव्यांश बहुत अलग है, वह आपसे सच्चा इश्क करते हैं। सब कुछ भूल जाए लाडो, बदले से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जो हो चुका है उसे वहीं छोड़ दीजिए काव्यांश, और अपने आने वाले बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। कांची अपने डैड को देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, काश ऐसा होता डैड, लेकिन जो इंसान बाहर से दिखने में इतना अच्छा है ना, वह अंदर से एक बेरहम शैतान है जिसके अंदर दिल नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं आपको एक मौका दूंगी काव्यांश, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी जिंदगी मॉम की तरह हो, लेकिन आपने मेरे दिल को तोड़ दिया। ये कैसा इश्क था जो 2 महीना के वक्त में कहीं खो गया। निधि ने खाने को टेबल पर लगाया और सबसे कहा, चलिए सभी लोग खाना खाते हैं, भूख लगी है, किसी ने कुछ नहीं खाया है सुबह से। कांची बेड से उठने लगी तो काव्यांश कांची के हाथ को पकड़कर कहा, तुम यही बैठी रहो, मना किया है ना बेड से उठने के लिए। निधि और मेजर राम मुस्कुरा रहे थे। कांची उन दोनों को मुस्कुराते देख अपना मुंह फुला लिया था। ओ काव्यांश ने टांट मारते हुए कहा, जानम तुम तो खुद अभी बच्ची हो, बच्ची की तरह मुंह फुलाती है तो बच्चे कैसे पलोगी। कांची मेजर राम को देखने लगी तो मेजर राम कांची को सीने से लगाते हुए कहा, बस अब कोई हमारी लाडो को परेशान नहीं करेगा, और आप काव्यांश हमारी बच्ची को बिल्कुल डांटेंगे नहीं, वरना हम आपको बहुत डांटेंगे, समझे आप। कांची अपने डैड के गले लगे काव्यांश को देखते हुए अपनी जीभ निकाल चिढ़ा रहे। बड़ी ही थी कांची को आज पहली बार एक बच्ची की तरह काव्यांश को सुकून मिल रहा था। उसका दिल कर रहा था वह कांची खुद में समा ले, लेकिन उसकी जानम तो अपने डैड के गले लगी थी। कांची का मेजर राम को इस तरह गले लगे देख काव्यांश अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत जलन महसूस हो रही थी। आज भी वह अपनी जानम को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो कुछ वक्त कंट्रोल करता रहा, लेकिन जब उसके कंट्रोल से बाहर हुआ तो काव्यांश ने एक झटके कांची के शोल्डर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कांची सीधे काव्यांश के सीने से जा लगी। काव्यांश के इस एक्शन से तीनों काव्यांश को देखने लगे। काव्यांश अपने हाथ को कांची की तरफ लपेटकर मेजर राम से कहा, ससुर जी मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी जानम को मेरे अलावा कोई और उसे गले लगाएं। काव्यांश की बातों से निधि और कांची दोनों काव्यांश आंख फाड़ कर देखने लगी। उन्हें लगा नहीं था कि काव्यांश ऐसे सबके सामने कहेगा। आखिर काव्यांश क्यों रेखा से शादी करना चाहता है? क्या कांची को काव्यांश से प्यार होगा? उदयपुर शनेल मैंशन। मेजर राम दोनों को देखते हुए निधि से कहा, निधि बेटा आप मेरे साथ बाहर चलिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। निधि जो आंखें फाड़े काव्यांश को घूर रही थी। मेजर राम उसे खींचते हुए अपने साथ रूम से बाहर लेकर चले गए। कांची ने गुस्से से काव्यांश को खुद से दूर धक्का दिया तो काव्यांश बेड पर गिर गया। वो अपने हाथों को अपने सिर के पीछे बेड पर रखकर लेटते हुए कांची को प्यार से देखने लगा। कांची काव्यांश को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए काव्यांश से पूछा, यह क्या था? काव्यांश ने बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, प्यार था जानम। अब तुम्हें प्यार तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास दिल थोड़ी है, अगर होता तो मेरे प्यार को समझ पाती। कांची ने चीरते हुए कहा, हो गया आपका। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तो हो गया, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा अभी बाकी है। कांची कुछ कहती काव्यांश ने कहा, अच्छा बस अब बहस नहीं, यहीं बैठो, साथ में खाना खाते हैं। कांची ने गुस्से में कहा, मेरा मन कर रहा है मैं आपको ही खा जाऊं। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कांची को एक झटके से अपने बिल्कुल करीब करते हुए कांची की आंखों में देखते हुए अपनी एक आंख दबाते हुए कहा, मना कौन कर रहा है जाने मन, दिल खोलकर खा सकती हो। मैं तो कब से चाहता हूं कि तुम मुझे खाओ, लेकिन तुम हो कि मुझे टेस्ट तक नहीं करती। काव्यांश की डबल मीनिंग बातें सुन कांची की एक बीट मिस हुई, उसके गाल और कान लाल और गर्म होने लगे। कांची काव्यांश के हाथों को पकड़कर कसकर बीते कर लिया।
काव्यांश की हल्की सी चीख निकल गई। वह जल्दी से अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहा, जंगली चूहिया, तुमने मुझे काटा क्यों? कांची ने मुस्कुराते हुए काव्यांश के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको खा सकती हूँ, तो मैंने सोचा आपको खाने से पहले टेस्ट कर लूँ। आप लगते कैसे हो? पर आप तो बिल्कुल सड़े आलू की तरह हो। सॉरी, मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है। काव्यांश अपने हाथों को देख रहा था जहां उसकी बीवी के छोटे छोटे दांतों के निशान बन चुके थे। वह निशान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बाद में ट्राई करना, अभी मैं फ्रेश नहीं हूं ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा हूं। कांची ने अपने चेहरे को फेर लिया क्योंकि उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। काव्यांश बैग से उतरकर ट्रॉली से खाने के प्लेट निकालकर कांची के सामने रखते हुए खुद भी कांची के सामने बैठ गया। काव्यांश कांची को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। कांची काव्यांश को देख रही थी। काव्यांश कांची को खिलाते हुए कांची से कहा, यार जानम, कब तक देखोगे इसी तरह? कह तो रहा हूं कि पूरा का पूरा तुम्हारा हूं, अभी जो करना है कर लो, बाद में मत कहना कि मैं तुम्हें मौका नहीं दिया। कांची ने काव्यांश को घूरते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। काव्यांश ने खुद भी खाते हुए कहा, तुम्हारे इश्क ने बना दिया। दोनों ने साथ में बैठकर डिनर किया। काव्यांश ने कांची को टैबलेट दी और फिर कांची से कहा, तुम्हें पता है जानम, तुमसे ज्यादा अक्लमंद तो तुम्हारे डैड है। देखो, उन्हें पता था कि उनके दामाद को उनकी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, इसलिए वह चले गए। एक तुम हो जिसे मेरा इश्क दिखता ही नहीं। कांची ने मेडिसिन खाई तो उसका मुंह एकदम कड़वा हो गया। वह अजीब सा मुंह बनाते हुए काव्यांश से कहा, इश्क मोहब्बत की बातें सुबह में करिएगा, पहले ट्रॉली से चॉकलेट दीजिए, मुंह कड़वा हो गया है मेरा। कांची को इस तरह बच्चों की तरह मुंह बनाते देख काव्यांश को अच्छा लग रहा था। उसने ट्रॉली से चॉकलेट निकाली और कांची की तरफ बढ़ा दिया। कांची चॉकलेट का रैपर निकालकर आधी से ज्यादा चॉकलेट को अपने मुंह में डाल लिया। काव्यांश कुछ कहता उससे पहले कांची ने बची हुई चॉकलेट अपने मुंह में डाल ली। काव्यांश को पता नहीं क्यों, लेकिन गुस्सा आ गया। वह झटके से कांची के करीब जाकर अपने लब को कांची के पर रख दिया। कांची जो चॉकलेट खाने में मस्त थी, काव्यांश के इस एक्शन से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। काव्यांश कांची के लबों पर से चॉकलेट को लिक करके पीछे हटते हुए कांची से कहा, तुम कितनी गंदी हो जानम। एक बार तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे चॉकलेट खानी है या नहीं, पूरी की पूरी अकेले ही खा गई। अगर तुमने अगली बार ऐसा किया ना तो मैं अगली बार चॉकलेट नहीं तुम्हें खाऊंगा। कांची ने खोए हुए काव्यांश से कहा, मैं खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। बिलीव मी। कांची की बातें सुन काव्यांश हंसने लगा। उसका डिंपल फिर से खिल गया। कांची बिना पलके झपकाए काव्यांश को देखने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि कोई शख्स हंसते और मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है। कांची ने अपने मन में कहा, अच्छा है ये हंसते नहीं है, वरना सभी इन्हीं को देखते। काव्यांश कांची के होठों पर अपने अंगूठे को सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें टेस्ट किया है जानम, तुम बहुत टेस्टी हो। बिलीव मी। काव्यांश की बातें सुन कांची के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने काव्यांश के हाथ को हटाते हुए कहा, दूर हटे मुझसे, लगता है कुछ उल्टा खाया है आपने जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे नींद आ रही है। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो सो जाओ ना जानम, मैंने तुम्हें रोका कहाँ है, और वैसे भी रात सोने के लिए बनी होती है ना कि जागने के लिए। काव्यांश की डबल मीनिंग बातें सुन कांची की हार्ट बीट उसे बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। कांची ने अपने दिल के पास हाथ रखते हुए कहा, यह मुझे क्या हो रहा है, मुझे इनकी बातों से गुदगुदी सी क्यों महसूस हो रही है। ये दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। कांची की हार्टबीट काव्यांश को अच्छे से सुनाई दे रही थी। काव्यांश ने कांची के लाल पड़ते चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि इश्क कैसा नशा है। जब तुम्हें इस नशे की लत लग जाएगी ना, तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। आई लव यू जानम।
इतना कहकर काव्यांश बैग से उठकर नाइट सूट लेकर बाथरूम में चला गया। कांची काव्यांश को जाते देखते रही, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे काव्यांश का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा। निधि अपने रूम में सो रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे जब उसे अपने गले पर कुछ गर्म अंडस को गर्म सा महसूस हो रहा था। वह कसम साते हुए करवट बदली तो उसे अपनी कमर पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक क्यूट हैंडसम सा फेस था। उसे लगा वह सपना है। उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वह अपने हाथों से शौर्य के चेहरे को टच करते हुए शिद्दत से उसे देख रही थी। उसे इन 2 महीनों में एहसास हो गया था कि उसे अपने हमसफर से प्यार हो गया है। निधि सपना समझकर शौर्य के बिल्कुल करीब होकर अपने इंडेक्स फिंगर को शौर्य के होंठों पर रखते हुए कहा, तुम्हें पता तुम मेरे सपने में रोज आते हो लेकिन हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, लेकिन आज तुम मेरे सपने में सोते हुए बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव लग रहे हो। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है जानू। निधि अपनी उंगलियों को हटाते हुए अपने लबों को शौर्य के लबों पर रख दिया। उसके हाथ शौर्य के दिल पर थे। शौर्य जो गहरी नींद में सो रहा था, अपने होठों पर कुछ मुलायम सा महसूस होते ही वह कसमसाने लगा। शौर्य ने नींद में ही निधि को खुद से समाते हुए कहा, क्या कर रहे हो लिटिल गर्ल? सोने दो, नींद आ रही है, पूरी रात काम करके बहुत ज्यादा थक गया हूँ। निधि को लगा कि यह उसका प्यारा सा सपना है। उसने भी अपने हाथों को शौर्य के चारों तरफ लपेट लिया और शौर्य के चौड़े सीने में अपने सिर को छुपाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह दोनों ही दोबारा से नींद का बड़ी ही वादियों में चले गए। मुंबई यूनिवर्सिटी। कियारा यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर बैठी अपने हाथों को अपने सामने करके अपनी हाथों की लकीरों को देख रही थी। उसे आज खुद पर हंसी आ रही थी। उसकी इतनी बड़ी फैमिली थी, लेकिन आज वह इस बीमारी की हालत में तन्हा थी। विराज जब से मुंबई आया था कहीं खोया खोया सा था। उसके डैड जिन्होंने कभी उसे अपनी बेटी माना ही नहीं था, उसके दादू और दादी ने कभी उसे विराज इतना प्यार किया ही नहीं था। वह प्यार के मामले में बहुत ही बदकिस्मत थी, क्योंकि उसे आज तक कोई चाहने वाला मिला ही नहीं था। कियारा अपने हाथों की लकीरों को देख ही रही थी कि पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई, तुम्हारी इन लकीरों में प्रोफेसर मनन कहीं नहीं लिखे हैं। अचानक से पीछे से आई हुई आवाज को सुनकर कियारा चौंक गई। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो मैडम नूर खड़ी थी। मैडम नूर ने ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था, जिस पर उन्होंने नेट का दुपट्टा कैरी किया था। वह अपन ए नाम की तरह ही बहुत प्यारी लग रही थी। कियारा मैडम नूर को सवालिया नजरों से देखने लगी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि मैडम नूर का कहने का क्या मतलब था। कियारा को अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते देखकर मैडम नूर ने कियारा से कहा, इतनी कंफ्यूज क्यों दिख रही हो मिस कियारा? क्या सोचा था तुमने कि यूनिवर्सिटी में आओगी और यह बोल बोलकर कि मुझे लड़कों से नफरत है, मेरे मनन को मुझसे चुरा लोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो, मेरे मनन सिर्फ मेरे हैं। अगर उन्हें किसी ने मुझे छीनने की कोशिश की ना, तो मैं उसका वह हल करूंगी कि वह लड़की खुद को कभी आईने में नहीं देख पाएगी। कियारा मैडम नूर की बातें सुन शॉक्ड हो गई। सीधी शादी से दिखने वाली मैडम नूर इस वक्त एक विलन लग रही थी। मैडम नूर ने कियारा की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए वार्निंग टोन में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझ रही हूँ। मेरे मनन से जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैंने दूर करने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इतना कहकर मैडम नूर अपनी 2 उंगलियों को पहले अपनी आंखों के सामने किया और फिर कियारा की तरफ किया। उसके बाद उसे फ्लाइंग किस देते हुए वह वहां से चली गई। कियारा स्टैचू की तरह बैठी रही, क्योंकि उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैडम नूर उसे कहकर क्या गई है। मेरे मनन। कियारा की आंखों में आंसू था।
वो जो पहले से ही बुखार से तप रही थी, मैडम नूर की बातों से उसके सिर में दर्द पैदा हो गया। उसे इस वक्त अपने आप पर बेहद गुस्सा आ रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई उसे उसके मुंह पर उसे सुनकर गया था, बिना उसकी कोई गलती के। कियारा सीढ़ियों से उठकर लाइब्रेरी की तरफ चली गई। वह लाइब्रेरी से बुक लेकर लाइब्रेरी के कोने में जाकर बुक पढ़ने की कोशिश करने लगी। वह घर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह मिस्टर राजपूत का आज सामना नहीं करना चाहती थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। आज के दिन वह इस दुनिया में आई थी। उसके इस दुनिया में आने से उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वह अपने आप को मनहूस मानती थी, क्योंकि उसके आने के बाद उसके मामा की सारी खुशियाँ खत्म हो चुकी थी। कहीं ना कहीं अपनी माँ की खुशियों को खत्म करने वाली वही थी, क्योंकि उसके डैड को बेटा चाहिए, लेकिन उसकी मामा ने एक बेटी को जन्म दिया था। जो वह थी। कियारा बुक को पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लोग अपने बर्थडे के दिन पार्टी करते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, मस्ती करते हैं, पब में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन कियारा की जिंदगी अलग थी। वह अपने ही बर्थडे के दिन खुद को दुनिया से छिपती थी। वह बुक पढ़ते पढ़ते कब सो गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। दोपहर शाम में ढलने लगी थी। मनन अपने लेक्चर के बाद कियारा को हर क्लास में ढूंढा, लेकिन उसे कियारा कहीं नहीं मिली। मनन को लगा कि शायद कियारा घर चली गई होगी। वह अपने केबिन में आकर अपना काम को करने लगा। माथुर हवेली। मीनल जी, संजय जी, आन्या और रानी चारों बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। संजय माथुर आन्या को देखते हुए कहा, आन्या अब शाम को तैयार हो जाएगा, हमारे कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। वह आपकी शादी अपने बेटे से करने को कह रहे हैं। आन्या जो ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसके हाथ हवा में ही रुक गए। उसने अपने डैड को देखते हुए कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती डैड। मीनल माथुर ने भी कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी वह तो सिर्फ 18 साल की है, आप इतनी जल्दी उसकी शादी क्यों कर रहे हैं जी। संजय माथुर ने मीनल जी को देखते हुए कहा, जब मैंने फैसला कर लिया है कि आन्या की शादी होगी तो मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए, और कब से मेरे फैसलों पर सवाल होने लगे हैं। आन्या आप दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है, आप हमारे प्यार का गलत फायदा मत उठाइए। अगर हम आपको प्यार कर सकते हैं तो हम आप पर गुस्सा भी कर सकते हैं। आन्या अपने डैड को देखते हुए कहा, सॉरी डैड, लेकिन मैं अभी भी वही कहूंगी, मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और मैं जानती हूँ आप मेरी शादी अपने ही जैसे किसी इंसान के बेटे से करवाएंगे। मैं किसी क्रिमिनल की बीवी नहीं बनना चाहती, मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें पॉलिटिक्स, मर्डर ये सब ना हो। संजय माथुर हैरान हो गए। मीनल जी के होठों पर खुशी थी, क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो एक क्रिमिनल हो। संजय माथुर ने गुस्से और थोड़ी तेज आवाज में आन्या की तरफ देखते हुए कहा, आप इतनी बड़ी नहीं हो गई आन्या कि आप हमसे अपनी पसंद बताएं, हमने जो कह दिया है वही होगा। जाइए और जाकर शाम को तैयार होने की तैयारियां कीजिए। संजय माथुर के इस तरह चिल्लाने से आन्या डर गई। उसकी आंखों में आंसू था। वो गुस्से से टेबल से उठकर अपने रूम की तरह चली गई। मीनल जी भी उसके पीछे चली गई। संजय जी ने राणे को देखते हुए सीरियस टोन में पूछा, कुछ पता चला कि महबूबा कौन है? राणे ने नमे गर्दन हिला दी। संजय माथुर ने गुस्से से कहा, आखिर कौन हमारा नया दुश्मन पैदा हो गया, जो धीरे धीरे मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? आखिर यह महबूबा कौन है, जो उस चींटी को प्रोटेक्ट कर रहा है और मुझे बर्बाद? जब जब मैं उस चींटी के करीब जाने की कोशिश करता हूँ, वह कुछ ऐसा करता है कि मैं उससे दूर हो जाता हूँ। मैं उस चींटी के पास पहुंचकर उसे मसलने वाला ही था कि उसने मेरे भाई की जान ले ली।
मुझे इस महबूबा की लाश चाहिए। इस महबूबा ने मेरे नाक में दम कर दिया है, मेरी सारी इलीगल फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया है, मेरी सीएम की कुर्सी छिन गई, सब कुछ बर्बाद कर दिया है मेरा। अगर हमारा बिजनेस नहीं होता तो अब तक हम सड़क पर आ गए होते। कुछ भी करो राणे, पता करो यह महबूबा कौन है, इसकी क्या दुश्मनी है मुझसे, जो ऐसे चुन चुन कर बदला ले रहा है। राणे ने अपनी नजरें नीचे किए हुए कहा, फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं बहुत जल्दी उस महबूबा को ढूंढ लूंगा। आप सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा। संजय जी मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ राणे कि तुम कभी मुझे प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दोगे। तुम बहुत ही वफादार इंसान हो, तुम्हारी इसी वफादारी से तो मैं तुम पर आंख बंद कर भरोसा करता हूँ। अच्छा जाओ, शाम की तैयारी करो। राणे वहां से उठकर चला गया। संजय माथुर ने नकली हाथ लगवा लिया था, जिससे वह अब कंफर्टेबली हर काम कर पा रहे थे। अग्रवाल विला। अमृता जी अपनी बेटी काव्या के साथ उस विला में अकेले रहती थी। वह अपनी बेटी के साथ खुश थी। उन्होंने अपनी बेटी को सारा सच बता दिया था। उन्होंने अपनी बेटी को बता दिया था कि उसके डैड कोई और नहीं बल्कि वह माथुर थे। काव्या ये सच जानकर बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, बल्कि उसने अपने मॉम से कहा कि उसे इंसान के बारे में नहीं जानना जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी एक बेटी भी है। उसके लिए उसके मॉम और डैड दोनों वही है। अमृता जी हाल में बैठी थी कि काव्या ने अमृता जी के पास आकर उनकी गोद में अपना सर रखकर लेटते हुए कहा, क्या हुआ मामा, आप अपने बेवफा आशिक को याद कर रही है। अमृता जी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उनकी बेटी ऐसी थी बेशर्म, क्योंकि उसके मुंह में जो आता था वह बोल जाती थी। अमृता उसके सिर को सहलाते हुए कहा, बेवफा आशिक तुम्हारे डैड भी थे। काव्या ने अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओ प्लीज मॉम, वह मेरे डैड नहीं थे। डैड ऐसे नहीं होते हैं। डैड तो कांची के डैड जैसे होते हैं। पता है, मुझे कांची से कभी कभी जलन होती है कि उसे अपनी मामा का भी प्यार मिला, फिर आपका प्यार मिला, और अब उसे अपने डैड का भी प्यार मिल रहा है। वो हर मामले में मुझसे आगे हैं। आपको पता है, मैंने आज कांची को हॉस्पिटल में देखा था। मुझे लग रहा है वह बीमार है। आप पता कीजिए ना क्या हुआ है उसे। कांची के बारे में सुन अमृता जी हैरान हो गई। उन्होंने काव्या के चेहरे को हैरानी से देखते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो काव्या? तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? काव्या अपनी मॉम को हैरान और परेशान होते देखकर कहा, आप इतनी हैरान क्यों हो रही है? मॉम, मैं जानती हूँ मैं उसे पसंद नहीं करती, पर मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि उसे हॉस्पिटल में देखकर आपको ना बताऊं। मैं हॉस्पिटल अपने फ्रेंड को लेकर गई थी क्योंकि उसका रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तभी मैंने निधि और कांची के डैड को देखा था और फिर पता चला कि कांची उस हॉस्पिटल में एडमिट है। अमृता जी ने काव्या के चेहरे को देखते हुए पूछा, तुमने कांची को कब देखा था? काव्या अमृता जी के गोद से अपना सिर उठाते हुए कहा, आज सुबह को। अमृता जी गुस्से से काव्या को देखते हुए कहा, तुम मुझे अब बता रही हो? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो काव्या? मुझे समझ में नहीं आता तुम कांची को पसंद क्यों नहीं करती? क्या नहीं किया है उसने हमारे लिए? जो तुम्हारे डैड को करना चाहिए था वो सब उसने किया है। तुम्हें तो उससे प्यार करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो खुदगर्ज। दोनों ही बिल्कुल अपने डैड की ही तरह हो खुदगर्ज। सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी के बारे कभी कुछ मत सोचना। इतना कहकर अमृता जी वहां से उठकर चली गई। काव्या अमृता जी को जाते देखकर कहा, मैं इसीलिए उस कांची नफरत करती हूँ क्योंकि उसने आपको मुझसे छीन लिया। डैड तो कभी हमारे थे ही नहीं, एक आप थी जिसे उसने आपको मुझसे छीन लिया। मॉम, मैं अपने डैड से अलग कैसे हो सकती हूँ?
आखिर उन्हीं का तो खून हूँ, अगर अलग हो गई तो उनका खून बदनाम नहीं हो जाएगा। काव्या की आंखों में कांच के लिए इस वक्त बेहद नफरत थी। अगली सुबह उदयपुर। काव्यांश आज रघुवंशी मेंशन आया था। उसने जब मेंशन में कदम रखा तो उसे अपनी मॉम डैड की याद आ रही थी। उसने इस मुकाम पर आने के लिए अपने डैड को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी मेहनत की थी। वो ये नहीं जानता था कि वह जिस जंग को 6 साल से लड़ रहा था वह सिर्फ एक झूठ था। उसकी आंखें लाल होती जा रही थी। उसे अपने दिल में तकलीफ महसूस हो रही थी। वह अपने मॉम डैड के रूम में गया और अपनी मॉम का ड्राइवर खोला तो उसे एक डायरी मिली। वो यहाँ पर यही डायरी लेने आया था क्योंकि साक्षी जी ने मरते हुए उसे यही कहा था कि वो उसके लिए कुछ छोड़कर जा रही है। काव्यांश ने उस डायरी को उठाया और मेंशन से बाहर आ गया। उसने कुछ आदमियों से कहकर पूरे रघुवंशी मेंशन में पेट्रोल डलवा दिया था। वह अपनी लाल आंखों से अपने आलीशान मेंशन को देखते हुए कहा, आई मिस यू मॉम। काश आप दोनों ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज मैं यह नहीं करता। मैं आप दोनों से नफरत नहीं कर सकता क्योंकि आप दोनों मेरी जिंदगी थे, लेकिन मैं आप दोनों को कभी माफ भी नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों ने गलती नहीं गुनाह किया था। इतना कहकर उसने अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकला। उसने लाइटर को जलाया और उस मेंशन के में डोर की तरफ फेंक दिया। कुछ ही पलों में वह मेंशन आग की लपटों में समा गया। काव्यांश उस मेंशन को आग लगता देख रहा था। वह जब 6 साल पहले उदयपुर आया था तो उसके पास रहने के लिए एक रूम तक नहीं था। उसने धीरे धीरे मेहनत की, खुद का बिजनेस खड़ा किया और इस मेंशन को खरीदा था। ये सिर्फ एक मेंशन नहीं था बल्कि उसकी सक्सेस का गवाह था। उस मेंशन में उसके मॉम डैड की यादें थी। उसने पिछले 6 साल में अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। जो प्यार, जो केयर उसे मधुर हवेली में नहीं मिल पाई थी उसे इस मेंशन में मिला थी। आज अपनी यादों को उसने खुद आग लगाया था। लोग सही कहते हैं, कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती है जो तकलीफ के सिवा कुछ नहीं देती। इसलिए उन यादों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। काव्यांश की आंखों में आंसू था। वह डायरी को लिए हुए अपनी कार के पास जाकर कार में बैठकर वहां से निकल गया। अगर जिंदगी ने कांची के साथ मजाक किया था तो उसके साथ भी मजाक किया था। वह 6 साल से जिसको हकीकत मानकर जी रहा था असल में हकीकत नहीं बल्कि एक झूठा था। शनेल पैलेस। कांची की जब आंख खुली तो बेड को खाली देख हैरान हो गई। उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि इतनी सुबह काव्यांश कहाँ चले गए। वो खुद को संभालते हुए बेड पर बैठी और अपने पेट हाथ रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबीज। कांची बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी कि डोर पर नॉक हुआ। कांची ने धीरे से कहा, एस कम इन। एक नर्स अंदर आई। उसने कांची को देख ग्रीट किया तो कांची ने भी उसे जवाब दिया। कांची उस नर्स को सवालिया नजरों से देखने लगी तो उस नर्स ने कहा, मुझे आपके हस्बैंड ने अपॉइंट किया है। आपका 18 आवर ख्याल रखने के लिए उनका मानना है आप बहुत ही केयरलेस है। आप खुद का ख्याल नहीं रख सकती। नर्स की बातें सुन कांची अपनी आंखें छोटी कर नर्स को घूरने लगी तो नर्स ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैम ऐसा मेरा नहीं आपके हस्बैंड का मानना और कहना है। मैम आप फ्रेश हो जाए फिर मैं आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर चलती हूँ। कांची नर्स को घूरते हुए वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे बाद जब वह शावर लेकर बाथरोब पहने बाहर आई तो नर्स ने कांची को देखते हुए कहा, मैम मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, जो सर ने मुझे आपके लिए निकालने को कहा था। कांची ने बेड पर रखे कपड़े को देखा तो ब्लैक सूट था। उसने जब अपने हाथों में लिया तो ब्लैक स्लीवलेस कुर्ती थी और पैंट था जिस पर बहुत नरम सा दुपट्टा था। उस सूट को देख कांची की आंखें बाहर आने को हुई। वह तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। आखिर यह बंदा चाहता क्या है उससे। उसने गुस्से से कपड़े को बेड फेंका और क्लोजेट रूम में चली गई, लेकिन जब क्लोजेट रूम में गई तो वहां का नजारा देख शॉक्ड हो गई। उस क्लोजेट रूम में एक भी वेस्टर्न कपड़े नहीं थे।
सभी ट्रेडिशनल ड्रेस थे। उसके सभी कपड़े जमीन पर रखे थे जिनका हाल बहुत बुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सभी कपड़े को किसी जंगली चूहे ने काट डाला है। उसे इस वक्त काव्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो काव्यांश का मुंह नोच ले, सिर फाड़ दे। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके कपड़ों की यह हालत करने की। कांची को मजबूरन वह सूट पहनना पड़ा। वह सूट पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को देख हैरान हो गई। वो उस ब्लैक कलर सूट में चमक रही थी। उसकी गोरी रंगत पर वह सूट बहुत खूबसूरत लग रहा था। कांची मिरर के सामने बैठ गई तो नर्स कांची के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाकर पोनी बांध दिया। कांची ने गले में दुपट्टा लिया और नर्स के साथ रूम से बाहर चली गई। निधि रूम। निधि की आंख खुली तो शौर्य नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। वह शावर लेकर आई। उसने आज ग्रे कलर का वेस्टर्न ड्रेस पहना था। वह जब मिरर के सामने तैयार होने गई तो खुद को आईने में देख शॉक्ड हो गई। उसके गले पर दांतों के निशान थे। उसने जब उन निशान को टच किया तो उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गया। वो उस निशान को आईने के बिल्कुल करीब होकर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह निशान कब और कैसे आया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। वह जल्दी रेडी होकर बाइट मार्क को कवर करके रूम से बाहर चली गई। मुंबई कॉलेज। कियारा की जब आंख खुली तो शाम हो गई थी। उसने जब लाइब्रेरी में खुद को अकेले देखा तो हैरान हो गई। उसने अपने हाथ में बंदी घड़ी को देखा तो टाइम देख उसका सिर घूम गया। वह जल्दी से उठी और लाइब्रेरी से बाहर चली गई। उसने ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की तो ड्राइवर का फ़ोन बंद आ रहा था। वह जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी से बाहर आ गई। उसने टैक्सी लेकर घर जाने का फैसला किया। वह रोड पर खड़ी टैक्सी का इंतजार करने लगी। उसे हल्का हल्का चक्कर भी आ रहे थे। उसे इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था। अगर वह नहीं सोती नहीं तो इस वक्त वह घर पर होती। उसने विराज को कॉल करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। उसका दिल चाह रहा थी कि वो मोबाइल को जमीन पर दे मारे। अभी वह खड़ी टैक्सी का इंतजार कर ही रही थी कि एक जीप उसके बिल्कुल सामने रुकी जिसमें 4 लड़के बैठे थे। उनकी हरकतें और शक्ल से पता चल रहा था कि वो काफी नशे में है। एक लड़का जीप से उछलकर कूदते हुए कियारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे यार ये लड़के के कपड़े माल खड़ी है। अपने साथी की बात सुन बाकी के तीनों लड़के उतरकर कियारा के सामने खड़े होकर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैडम कहाँ जाना है बता दें हम आपको छोड़ देंगे। कियारा को शराब और उसकी बदबू से नफरत थी। वह एक कदम पीछे हो गई तो दूसरा लड़का उसके पीछे खड़ा हो गया। वह साइड से जाने को हुई तो तीसरा लड़का उसके लेफ्ट साइड में खड़ा हो गया। वह राइट साइड से जाने को हुई और चौथा लड़का उसके राइट साइड में खड़ा हो गया। कियारा ने गुस्से से उन चारों को देखते हुए कहा, यह क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। पहले लड़के ने निधि के गाल को टच करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे रास्ते से हट जाए। अब माल मिला है तो उसका मजा तो उठाएंगे ना, फिर उसके साथ खेलेंगे, जब मन भर जाएगा तो छोड़ देंगे। उस लड़के का इतना ही कहना था कि कियारा ने एक जोरदार का थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारते हुए कहा, अपने बाप का माल समझा है क्या? ये तेरे घर में माँ बहन नहीं। इतना ही मजा करना है तो अपनी माँ बहन के साथ कर ना, कोई नहीं रोकेगा। उस लड़के के होंठों से खून आ गया। उस लड़के ने कियारा के बाल को पीछे से पकड़कर खींचते हुए कहा, साली तूने मुझे थप्पड़ मारा, अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो कियारा के ऊपर झुककर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। कियारा उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। फेवर की वजह से वो कमजोर पड़ रही थी। अगर वह ठीक होती तो उन्हें अच्छे से बताती कि उनका पाला किससे पड़ा है। वो लड़का उसे किस करता उससे पहले किसी ने उस लड़के को पीछे कॉलर से पकड़कर उसे कियारा से दूर कर एक जोरदार का पंच उसके नाक पर मार दिया, जिससे वह लड़का बिलबिला उठा।
मनन अपनी खूंखार नजरों से एक बार कियारा को देखा और फिर उन लड़कों को, वो चारों लड़कों को किसी साइको आशिक की तरह पीटने लगा कि तभी किस करने वाले लड़के ने कियारा के गले पर नाइफ रखते हुए कहा, ये सांधे रुक जा वरना तेरी लैला को यही मार दूंगा। मनन अपनी जगह पर रुकते हुए कहा, उसे छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। उसके चाकू के इतनी कसके रखने से कियारा के गले में हल्का सा कट लग गया, जिससे कियारा के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। उस लड़के का ध्यान कियारा की आहें पर गया तो उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। कियारा इसी का फायदा उठाते हुए उस लड़के के पैरों के बीच एक जोरदार की किक मार दी, जिससे उस लड़के ने कियारा को छोड़ दिया और मनन ने कियारा को पकड़ लिया। वो लड़का अपने दोनों हाथ अपने सेंसिटिव पर रख चीखने लगा। मनन उस लड़के पास जाकर उस लड़के के हाथ को पकड़ तोड़ते हुए कहा, तुमने इसी हाथ से मेरे जाना को छूने की हिम्मत की थी ना। इतना कहकर मनन ने दूसरा हाथ भी उस लड़के का तोड़ दिया। मनन इससे आगे कुछ कहता उसे कुछ गिरने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कियारा जमीन पर बेहोश गिरी पड़ी थी। मनन उस लड़के को छोड़ते हुए कियारा के पास जाकर घुटने पर बैठते हुए कियारा के सिर को उठाकर अपने गोद में रखा तो वह हैरान हो गया। कियारा आग की तरह जल रही थी। उसने कियारा को खुद में भींचा, उसे अपनी बाहों में लिया और कार के पास चला गया। आर के अपार्टमेंट। आर के कशिश के पोर्ट्रेट के सामने खड़ा था। उसने आज भी ब्लैक कलर की हुडी पहनी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कशिश मेजर राम वापस आ गए और कांची उनके साथ बहुत खुश है। एक बुरी खबर है काशी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उस इंसान के बच्चे की मां बनने वाली है जो उसे धोखा दे रहा है। मैंने सोचा था काव्यांश एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह भी अपने बाप की तरह है। आपकी बेटी अगर उन बच्चों को दुनिया में लाने की कोशिश करती है तो उनकी जान चली जाएगी। इसलिए उन्हें बचाने के लिए हमें उनके बच्चों को उनके पेट में ही मारना होगा। हम कांची को खो नहीं सकते काशी, क्योंकि एक वही तो जो आपकी निशानी है, जो हमें आपके होने का एहसास कराती है। हमें माफ करना काशी, हम इस वक्त खुदगर्ज हो रहे हैं, लेकिन कांची हमारे जीने की वजह बन गई है। हम उन्हें सब जानते हुए मौत को गले लगाने नहीं दे सकते। उनके बच्चों को मारना होगा। इतना कहकर आर के सिगरेट जलाकर लंबी लंबी कश लेने लगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते अगले पाठ में।